जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल डायरेक्ट एग्ज़ाम पर स्वागत करता हूं। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो चल रही थी उसमें एक वीडियो लेकर मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, जो संविधान के राष्ट्रपति से संबंधित यह दूसरा वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति के पद रिक्त के समय कितनी अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह पर कितने दिन तक काम कर सकता है। ऑप्शन में देखिएगा 5 साल तक, 1 साल तक, 12 महीने तक, 6 महीने तक। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। 6 महीने तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह पर कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद या त्यागपत्र देने के बाद या किसी ऐसी स्थिति के कारण कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। और अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि 6 माह जिस दिन से तिथि रिक्त हुई है उस दिन से 6 माह तक उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा राष्ट्रपति का, और उससे अंदर चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया जाएगा, इसे आप लोग देखिएगा ध्यान से और बताइएगा। प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को और उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया जाता है, 6 महीने के लिए बनाया जाता है। अनुच्छेद 65 में ये बातें वर्णित है संविधान के। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए देश में राष्ट्रपति भी न हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो उस समय देश में राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। ऑप्शन ए राज्यसभा तथा उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा जैसे कि राष्ट्रपति के पद पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है। एग्जीक्यूटिव हेड, भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। तो आप लोग बताइएगा एग्जीक्यूटिव हेड कौन है भारत में। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति हमारे एग्जीक्यूटिव हेड या फिर कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो आप लोग जानते हैं गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र और प्रजा, जैसे कि अपने देश में गणतंत्र है और ब्रिटेन में राजसी शासन है। वहाँ के राजा किंग जो होते हैं वो वंशानुगत चलता रहता है, वहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सीट फिक्स है। लेकिन अपने यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए भारत राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय प्रमुख होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। तो यहाँ पे उसी से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के गणतंत्र का प्रमुख है। तो कौन है प्रमुख आप लोग बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति यहाँ पे भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति किसी मामले को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, मतलब संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जिसके कारण राष्ट्रपति किसी भी समस्या को या किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के सम्मुख दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ऑप्शन ए 39वां संशोधन, बी 40वां संशोधन, सी 42वां और डी 44वां। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। यहाँ पे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग किया जा सकता है, ये अनुच्छेद
85 में वर्णित है ये। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन आएंगे, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे। और जबकि मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है, तो कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, उप मंत्री आते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन सी संसद द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और इस स्थिति में जब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो उस समय लोकसभा का स्पीकर जो होगा इसका अध्यक्षता करेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? तो राष्ट्रपति से संबंधित 3 कथन दिए हुए हैं 4, और उसमें से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का संगठन भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाता है, किसी परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, वह दोनों सदनों के चर्चा में भाग लेता है। ये ऑप्शन सही नहीं है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति किसी भी दोनों सदनों में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी पिस्सू विनिमय अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय डाक संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी दहेज प्रतिनिषेध अधिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी में 1986 में ज्ञानी जेल सिंह थे राष्ट्रपति हमारे, जिन्होंने ये प्रयोग किया था, और अपने वीटो के बाद उन्होंने उसको अपने वीटो पावर का यूज किया और उस पर अपनी सहमति नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो किस बिल पर अपनी स्वीकृति किसके द्वारा रोक सकते हैं? ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो अपनी स्वीकृति दे या अपनी स्वीकृति रोक लें। ये प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति है? राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति कौन है? तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधायक को रोक कर रखना, विधेयक को रोक के रखना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 12 का विधेयक को रोक के रखना, ये राष्ट्रपति के स्वेच्छा या फिर स्वीकृति की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? किस विषय पर सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए राजदूतों की नियुक्ति के लिए, यहाँ पे राजपूतों हो गया जो कि गलत है, राजदूतों की नियुक्ति के लिए, विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए, लोकसभा भंग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 365। तो यहाँ पे जानते हैं अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 360, जबकि अनुच्छेद 123 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या है? विधेयकों पर अनुमति देना या न देना, ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत कहा गया है। और अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? तो कोई अध्यादेश पहले से जारी कर दिया गया है और उसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू हो गई तो वो कितने दिन तक मान्य रहेगा? तो ये यहाँ पे ऑप्शन सी से बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 6 सप्ताह तक वह मान्य रहेगा और 6 सप्ताह के बाद उसे आपको नियम बनाना होगा और संसद में पास करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप लोगों के लिए इसी तरह की और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला ला सकें। धन्यवाद।